हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के 84 क्षेत्र, जहां हमारे बीच उम्मीदवार सुशील जी कटारा, जो पूर्व में मंत्री भी रहे और राजस्थान में प्रदेश महामंत्री भी रहे, ऐसे जुझारू भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे बीच है। हम आपको रूबरू करवाते एकता समाचार के माध्यम से ले चलते हैं हम आपको डूंगरपुर जिले के 84 क्षेत्र। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। वाह भाई, राजू भाई शेख जी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर 84 विधानसभा क्षेत्र में। एकता समाचार आपका सब जगह चलता है, निश्चित रूप से लोग देखते भी हैं और आपकी वाणियों और आपके शब्दों को निश्चित रूप से लोगों को आकर्षित भी करता है। आइए, धन्यवाद। सर, 84 क्षेत्र में पूर्व में भी आप चुनाव लड़े और अभी वर्तमान में भी आपको भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने आपको यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। तो बताइए, 36 को आपके साथ में है, तो अभी क्या माहौल चल रहा है? यहाँ का जो माहौल है मीडिया बता रहा है, यहाँ का माहौल है जनता बता रही है, यहाँ का माहौल कार्यकर्ता बता रहे हैं। फिज़ा बदली हुई है। लोगों ने पिछले 5-7 साल जो इस क्षेत्र ने भुगता है, निश्चित रूप से जनता उस बात को समझ रही है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो केंद्र की योजनाएं हैं वो नीचे तक नहीं पहुंच पाई। राजस्थान की सरकार, निकम्मी सरकार की वजह से हमारे यहाँ ट्रेंगुलर फाइट में अन्य पार्टी के चुनाव विधायक जीते, पर जो आशा और अपेक्षा से समाज को आगे करके उन्होंने चुनाव लड़ा और समाज ने उन पर भरोसा किया, पर समाज ने जो भरोसा किया उस पर वो खरे नहीं उतरे। इसलिए इस बार इस क्षेत्र ने ये ठाना है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर हो, यहाँ हो, उदयपुर संभाग हो, कि राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं उनके साथ जुड़ने से ही इस क्षेत्र का भला होगा। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों ने देश आज़ाद होने के बाद जो इस क्षेत्र का विकास हुआ है, निश्चित रूप से उसको देखा है। मेरे 2 बार के कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में 84 विधानसभा क्षेत्र जनजाति बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर देश आज़ाद होने के बाद में वर्षों तक कांग्रेस का राज रहा, पर लोगों ने उजाला नहीं देखा। कई बार समाज के उठे हुए नेता जो समाज को भ्रमित करते हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों ने क्या किया राज में आने के बाद। तो हम उनसे कहना भी चाहते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं और जिस मोबाइल से बात करते हैं, उस मोबाइल की चार्जिंग के लिए खंबा हमने लगाया, निःशुल्क लगाया, माननीय प्रधानमंत्री जी की दीनदयाल जीवन ज्योति घरेलू योजना के माध्यम से। तो मैं कह सकता हूं कि 84 विधानसभा क्षेत्र में पिछले जो मेरे कार्यकाल के 5 साल थे, उसमें 44,000 के आसपास में जो अंधेरे में डूबा हुआ 84 को उजाले की ओर ले जाने का प्रयास किया। शिक्षा की जहाँ तक बात करें, आज 84 विधानसभा क्षेत्र में 96 पंचायतें हैं और जब मेरा दूसरा कार्यकाल था और उससे पहले पहला कार्यकाल था, तो उन सभी पंचायतों में उस समय पंचायतें कम हुआ करती थी, पंचायत समिति कम हुआ करती थी, एक ही पंचायत समिति थी, कुछ पार्ट डूंगरपुर बिछीवाड़ा का था। तो 30 के आसपास सेकेंडरी स्कूल हुआ करती थी। 2008 में एक ही आदेश से वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, बालिकाओं की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए उनको दूर नहीं जाना पड़े, इसलिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक ही आदेश से सेकेंडरी स्कूल की। दूसरे कार्यकाल में ये आवश्यकता महसूस की, लोगों में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा, तो दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ जो 10वीं स्कूल हमने की थी, 5 साल कांग्रेस के शासन रहा, उसमें इक्का दुक्का उन्होंने कहीं सीनियर स्कूल की होगी, पर मैं कह सकता हूं कि आज 96 पंचायतें हैं। कोई पंचायतें तो ऐसी हैं जहां पर 2-2 सीनियर स्कूल हुई हैं और वहां सिर्फ स्कूल बना देना, स्कूल खोल देना ही नहीं, वहां पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया, भवन बनाया, लाइट पहुंचाई और निश्चित रूप से आज शिक्षा की एक अलग 84 में जगह है। शिमलवाड़ा में कॉलेज खोला, तो कहीं न कहीं लोगों को इसका लाभ उनके परिवार और बच्चों और बालिकाओं को मिला है। पिछले 5 साल में बहुत सारे ऐसे काम हुए जहां संगमेश्वर पुल हमको मानगढ़ धाम के लिए 84 क्षेत्र के लिए, जहां गलियाकोट में पुल बना हुआ है, उस पुल 15 किलोमीटर की दूरी है, फिर भी केंद्र की सरकार ने, तत्कालीन भाजपा की सरकार ने
1.5 अरब के आसपास का संगमेश्वर गोविंद गुरु सेतु के नाम से नामकरण करके आज उसका काम 60% हुआ है। 5 साल यहाँ से जो विधायक जिन्होंने जनता ने चुना, जो सरकार के सपोर्ट में थे, पर आज 5 साल बीतने के बाद भी वो गुरु गोविंद सेतु पूर्ण नहीं हुआ। जहाँ मानगढ़ धाम हमारा आस्था का केंद्र है, आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, उस पर जहाँ 15 किलोमीटर दूरी होती है जाने में, वो 150 किलोमीटर तक लोगों को सफ़र करना पड़ा। आज निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और इस पुल को हम उद्घाटन भी जल्दी करा के हमारी सरकार निश्चित रूप से राजस्थान में बनने वाली है तो करने वाले हैं। बड़गांवा में जहाँ संतरामपुर से लोगों को घूम के जाना पड़ता है, हमारी कोशिश रहेगी कि एक पुल इधर बना है, दूसरा ब्रिज, बड़ा ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज संतरामपुर जोड़ने के लिए बड़गामा से हम उधर करेंगे। जहाँ लोगों हमारा जनजाति क्षेत्र है, छोटे छोटे रोजगार से लोग जुड़े हुए हैं। पंचायत समिति सिमलवाड़ा एक हुआ करती थी 84 में, कुछ बिछीवाड़ा का पार्ट, कुछ डूंगरपुर का पार्ट। अब चिखली पंचायत समिति बनाई क्योंकि वहाँ जॉब कार्ड, पेंशन, छोटा मोटा पंचायत समिति से जुड़ा हुआ काम लोगों को वहीं हो जाए, इसलिए वहाँ पर पंचायत समिति का निर्माण किया, जहाँ आज लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। आज जोथरी पंचायत समिति 3 पंचायत समितियों को से पंचायतें लेके आज जोथरी पंचायत समिति बनाई। हमने गर्ल्स हॉस्टल खोले, जहाँ ये सरकार निरंकुश रही तो उनको विधिवत चालू नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ हमेशा रोजगार की बात होती है, लोग पलायन करते हैं, गुजरात जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं। ये आवश्यकता महसूस हुई कि यहाँ पर युवाओं को कहीं न कहीं रोजगार मिले, इसलिए 84 विधानसभा ही नहीं, मैं मंत्री था, हमारी सरकार का आशीर्वाद भी था। जिले की 10 पंचायत समिति में 7 पंचायत समितियों में ITI केंद्र खोले जो 10-10, 11-11 करोड़ के थे। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जोथरी, चिखली और सिमलवाड़ा में 11-11 करोड़ की ITI बनने के बाद इस सरकार ने 4.5 साल तक उसकी सूद नहीं ली। वहाँ खिड़की और दरवाजे बच्चे तोड़ ले गए, ऐसी स्थिति वहाँ पैदा हुई। इतनी अच्छी बिल्डिंग वहाँ तैयार हुई 5 स्टार होटल की तरह, पर वहाँ पर 250 बच्चों का 84 क्षेत्र, वो चिखली, सिमलवाड़ा या जोथरी हो, उन बच्चों के नुकसान करने का काम इस सरकार ने किया। इस सरकार ने पेपर लीक के माध्यम से आपने देखा ही होगा, 18 बार पेपर लीक हुए। तो सरकार कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में इतनी डूबी हुई है कि उसकी प्रति आप लोग उसका जो रवैया रहा है, आप लोग प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सारा रोज़ अखबारों में बड़े बड़े छापते हैं कि आज इस घोटाले में ये रहा, इस पेपर में ये रहा, वारंट निकले हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो कहीं न कहीं हजारों बच्चों का, इस आदिवासी क्षेत्र के बच्चों का नुकसान हुआ। पिछले टाइम में समाज के नाम से कुछ लोगों ने आंदोलन किए। उन्होंने कहा कि हम समाज का उत्थान करना चाहते हैं, हम समाज का विकास करना चाहते हैं। छोटा समाज हो या बड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, अच्छी बात है। समाज के विकास की बात होती है, समाज के उत्थान की बात होती है। 5-7 साल पहले यहाँ पर भी कुछ संगठन बने, उन संगठनों ने लोगों को कहा कि हम समाज का उद्धार कर रहे हैं, समाज में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। हम राजनीतिक क्षेत्र हमारा पेशा नहीं है, पर जैसे जैसे समय लोग जुड़ते गए, समय पास आता गया, जैसे ही समय चुनाव का पास में आया, उन्होंने पड़ोसी राज्यों से राजनीतिक पार्टी BTP के तौर पे लाए। ठीक है, समाज ने उसको माना भी सही कि हमारी इस राजनीतिक पार्टी में अन्य किसी वर्ग का, कोई समाज का व्यक्ति, जात का व्यक्ति नहीं रहेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा। और वो सारी सोशल साइट्स पे, YouTube पे, या इनके पुराने जो बयान हैं अखबारों में, मीडिया में, वो सब हैं। धीरे धीरे उन्होंने समाज को राजनीतिक रूप दिया। 2 विधायक जीते, बाकी जगह खड़े किए, और 2 विधायक जीतने के बाद उन्होंने हमेशा कहा था हम कांग्रेस और BJP का कभी साथ नहीं देंगे, हम समाज के साथ खड़े रहेंगे। सरकार गिर रही थी, सरकार को बचाने के लिए समाज, जिस समाज से वो बने, उनकी सिलेक्शन प्रणाली, उनकी जो कहाँ गाँव गणराज्य की वो व्यवस्था को छोड़ के सरकार को बचाने चले गए महज 2 ML। और आरोप प्रत्यारोप क्या हुआ क्या नहीं, उनके मंत्री जो सरकार में हैं उन्होंने आरोप लगाया, हमारी तरफ से आरोप नहीं है, पर उन्होंने आरोप लगाया
क्योंकि वो सरकार में थे, उन्होंने व्यवस्था की होगी, इसलिए वो स्वयं बोल रहे हैं। हमारे पास प्रत्यक्ष नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, पर उन्होंने आरोप लगाए तो कहीं न कहीं सरकार का जो पार्ट था, सरकार को जो बचा रहे थे, उन्होंने आरोप लगाए, तो शायद जनता इस बात को समझ चुकी है और जानती भी है। जहाँ राष्ट्रपति का चुनाव था, पूरे देश के जितने भी आदिवासी विधायक थे वो किसी भी पार्टी के थे, पर उन सब विधायकों ने सर्वसम्मति से ये कहा कि देश में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पहली बार गरीब आदिवासी की बेटी एक महामहिम के पद पे विराजमान होने जा रही है। तो देश के जब सारे अन्य समाजों के पार्टियों के भी लोगों ने समर्थन किया, पर विशेष करके जिस जाति जिस वर्ग से जो आते थे, जहां उत्थान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में होना था, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को उस पद पे बिठाना था, यहाँ के कई जनजाति समाज, आदिवासी समाज के प्रबुद्ध लोगों ने कहा होगा, उनको भी कहा होगा, ऐसी सूचना हमें मिली कि जाइए वोट करके आइए। उनको सरकार बचानी थी, वहाँ पहुँचे, पर पता नहीं अब वहाँ कुछ मिल रहा था नहीं मिल रहा था, उनके मंत्री बता सकते हैं। पर जहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में उनको वहाँ जाना था, दोनों विधायक पर्दे के पीछे किस गुफा में छुप गए, वो समाज आज उनसे पूछना चाहता है। और चुनाव में दरमियान में अब गाँव में वो जाएंगे, जो उन्होंने 17 सूत्रीय मांगें रखी थी, उन 17 सूत्रीय मांगों का क्या हुआ, वो जो कोर्ट के जजमेंट इन चिंतन शिविरों में रखते थे, उस कोर्ट के फैसलों का क्या हुआ, वो जो सारी मांगें जो इन्होंने यहाँ बच्चों को कही कि हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें लाने वाले हैं, हमारे यहाँ CRPC, IPC कानून किसी प्रकार का नहीं, हमारे गांव के गड्ढे गमेती हमारी ग्राम सभा उसका फैसला करेगी। 5 साल हो गए, मेरा दोनों जो विधायक हैं तत्कालीन BTP और वर्तमान BAP के, और उनकी जो टीम है, उससे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 5 साल में कितने ग्राम सभाएं की, कितने ग्राम सभाओं का फैसला जो पंचायत से हटके आपने जो समाज के लिए सरकार के सामने रखा। मुझे लगता है, मेरी जो जानकारी में 100% एक भी जगह उन्होंने ऐसा नहीं किया। समय गुजरता गया, आज इतने ही समाज के हितैषी थे, इनकी जो प्रणाली है, इनके जो लीडर बने हैं, अगर इतने ही चाहते थे तो जिस BTP को समाज के नाम से लाए, उनकी ये वहाँ पर व्यवस्था बिठाई कि एक बार एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। अन्य पार्टियों की जो व्यवस्थाएं हैं, अन्य पार्टियों की संसदीय बोर्ड हैं, अन्य पार्टियों का हाई कमान है, उस तरह की हमारी व्यवस्था नहीं है। हमारा तो ग्राम सभा है, हमारी सिलेक्शन प्रणाली है, उसी में हम तय करेंगे। क्या समाज के जो तत्कालीन उनके सिलेक्शन प्रणाली के लोग, समाज जिन्होंने उनको जिता के भेजा, क्या उनसे पूछ के उन्होंने BTP को छोड़ा? क्या उनको पूछ के इन्होंने नई पार्टी का गठन किया? अब जो नारे चिंतन शिविर के माध्यम से राजनीतिक दल BTP तक वो नारे पहुँचे, क्या आज BTP भी मैदान में खड़ी है? BTP के जो उद्घोष थे, BTP के जो भाषण थे, BTP के जो नारे थे, वही अब क्या BAP भी अपनाएगी? तो ये दोनों जो पार्टियां, नई पार्टी और पुरानी पार्टी जो जहाँ से बने थे, क्या उनके दोनों के नारे और उनके दोनों की जो प्रणाली है वो क्या पैरेलल चलेगी? तो उनकी विचारधारा कहाँ गई? जिस विचारधारा के नाम पर समाज से उठकर राजनीतिक दल तक पहुँचे, वो समाज उससे सवाल जरूर करेगा। समाज, आदिवासी समाज बोला है, एक बार भ्रमित हो सकता है, पर आदिवासी समाज स्वाभिमानी भी है। वो इतना समझता है कि मेरा अच्छा और मेरा बुरा क्या हो सकता है। अगर सरकार बनानी है तो अकेले आदिवासी समाज से नहीं बनती, ये आदिवासी समाज भी समझता है, क्योंकि वहाँ पर 101 विधायक की आवश्यकता है। सभी वर्गों को साथ में लेके चलने की इस तत्कालीन लोकतंत्र के हाथ मजबूत करने के लिए आवश्यकता है। इसलिए बगीचे में अगर एक ही प्रकार के फूल हों तो वो अच्छे नहीं दिखते हैं। बगीचे में विभिन्न प्रकार के गुलाब, कमल और सारे प्रकार के फूल हों तो वो बगीचा हरा भरा दिखता है। इसलिए अब जब चुनाव का समय घोषणा हो गई, अब घोषणा होने के बाद में दोनों पार्टियां, जो पुरानी BTP और नई BAP, जिसको बाप का नाम दिया है,
अब हम कहते हैं पुराने बीटीपी में क्या खराब थी, उस बेटे को क्यों छोड़ा, नया बाप आपने बदल दिया, क्या भरोसा उस आदिवासी समाज और हम सब, मैं भी आदिवासी समाज से हूँ, तो हम सब भी हम अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं पर उस समाज से आते हैं। आज आपने नई पार्टी बनाई, क्या गारंटी कि वापस पंचायत राज चुनाव तक एक और नई पार्टी दिखेगी, क्या गारंटी अगले विधानसभा चुनाव तक एक और पार्टी देगी। मतलब आदिवासी समाज को खंड 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 करने का काम भारतीय ट्राइबल पार्टी ने और भारत आदिवासी पार्टी ने किया। उनमें स्वार्थ समाज की सेवा का होता तो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आते, उस पद की लोलुपता में टिकट के जो सिलेक्शन प्रणाली की बात करते थे, रात को 12 बजे घोषित करते हैं, जिलाध्यक्ष कहता है कि मुझे कोई जानकारी नहीं, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि हमारा कोई जिलाध्यक्ष नहीं। जितने भी लोग जिन्होंने ये बनाया जो अग्रिम पंक्ति में हैं, उनके कभी कोई आला कमान नहीं हुआ करता था, पर आला कमान में बैठे हुए जो लोग थे उनको लगा कि आदिवासी समाज हमारे साथ सारा जुड़ गया है इसलिए हमारा साथ देगा, पर ऐसा नहीं है। और उन्होंने अपनी अपनी कुर्सी बचा ली। उन हजारों युवाओं का क्या होगा जिनके पीछे उनको बनाने में उनको वो स्वप्न बाग दिखाए कि हमारे लिए कुछ होगा। काकरी डुंगरी घटना हुई, 1167 पदों की मांग है, हमारी समाज के हैं, बच्चों को बुलाया गया वहाँ पर। सरकार को जब उन्होंने साथ दिया तो वहाँ जाकर कहते कि ये बच्चों की मांग है, संवैधानिक है, कोर्ट से आप बात करिए, नहीं है तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। 1167 की जगह सरकार होती है, 11,000 पद भी स्वीकृत करके काकरी डुंगरी की घटना को वहीं समाप्त कर सकती थी, पर इनका मकसद था उकसाना, भड़काना, समाज को गुमराह करना। इनका और मकसद क्या हो सकता है आगे, उसके आगे वो मुझे नहीं पता। पर हुआ क्या, कानून के हाथ हैं। भारतीय संविधान कानून से चलता है। अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है उसको हम सब फॉलो करते हैं, सभी वर्ग फॉलो करते हैं, पर ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आप धरना करिए और उसके बाद उग्र आंदोलन करिए। आंदोलन भी आवश्यक है कभी कभी, पर ऐसा आंदोलन भी आवश्यक नहीं है जहां आप 4,442-43 के आसपास बच्चों पर मुकदमा होता है और आप कलेक्टर के सामने एक ऐसा मुखौटा लगा के नौटंकी का रूप देते हैं कि हर गुरुवार को कि हम बच्चों का केस हटा रहे हैं। अरे कलेक्ट्री के सामने बैठने से क्या होगा भाई राजू भाई, आप सरकार का हिस्सा थे, राज्यसभा में थे, आपने राज्य सरकार को बचाया, वहाँ कांग्रेस की सरकार में आप 5 साल बैठे रहे और तब वहाँ आपने कोई बात नहीं की। आपके जो लीडर थे समाज के जिनको आपके साथ दिया, उन लीडरों के साथ वहाँ आप गहलोत जी के साथ बैठे, तब क्यों नहीं कहा कि काकरी डुंगरी में फंसे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। जो निर्दोष बच्चे हैं, हम ये नहीं कहते कि सब, पर जो निर्दोष बच्चे हैं जिनको पता नहीं है, जिन्होंने हाईकोर्ट में रेट लगा रखी थी, उन बच्चों का भी एफआईआर में नाम दर्ज किया। आज वो बच्चा 90% 100% नंबर किसी भी एग्ज़ाम में लाता है, पर उसका पुलिस वेरिफिकेशन में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उन बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये बीटीपी, क्या ये बीएपी, या जो इनके अगुआ हैं उन बच्चों का लेंगे? आपने 5 साल निकाल दिए उन बच्चों का, उनकी उम्र ओवरेज हो गई अब, और अभी तक मुकदमे नहीं होते। इसलिए जो समाज को इतने वर्षों में भ्रमित किया, आज समाज जाग चुका है। जागा हुआ समाज तो पहले से ही है, हमारे बाप दादों की व्यवस्था है। मैं कई बार 12वें 13वें में जाता हूँ, हमारी एक सामाजिक प्रणाली है जिसको मैं कहता हूँ उस समय किसी किताबों में, किसी चौपड़ों में नहीं हुआ करता था, कि जहाँ हमारी मंडप की जो व्यवस्था है, गांव के लोग मिलकर शादी करा के ले आते हैं बच्चे की। हमारे गांव में कोई डेथ हो जाती है तो 1-1 किलो चावल इकट्ठा करके उसका 12वां 13वां कर लेते हैं। तो हमारी सामाजिक प्रणाली तो बरसों से आदिवासी समाज जागरूक बना हुआ है, और आपने इसको नए स्वप्न बाग दिखाए कि आज ही हमको स्वर्ग मिलने वाला है, आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, पर उन बच्चों को भ्रमित किया। आज जब 4 महीने पहले 10th का रिजल्ट आया, 84 बच्चे से जिले के टॉप 80 टॉप 90 में आए। मैंने भी
इच्छा से देखा कि ये नई पार्टी आई है, नए लोग समाज की जागरूकता पैदा कर रहे हैं। ये 10वीं के रिजल्ट जो दैनिक भास्कर का अखबार था, मैंने उसको गौर से देखा कि इन्होंने समाज को, बच्चों को जागरूक किया होगा, तो शायद इस जो 84 बच्चे हैं उसमें कम से कम 50 बच्चे तो टॉपर होंगे। मैंने पूरे अखबार का एक एक नाम नीचे पढ़ा। महज एक कलासवा बच्ची थी, एक मनात बच्ची थी। हमने जो स्कूल खोले, हमने जो हॉस्टल खोले, जहाँ शिक्षा की जागृति बच्चों को हो, वहाँ से उठा के उन्होंने ऐसे बच्चों को कहा, दूसरे तरीके से भ्रमित किया। तो उनमें 84 में मात्र 2 बच्चे आदिवासी समाज के थे। बच्चों की शिक्षा कहाँ गई? बच्चे पहले तो ऐसे क्राइम नहीं हुआ करते थे। आज 2 महीने पहले जहाँ पोहरी खातूरात नेंगाला, वहाँ पर 2 साल के बच्चे को पत्थर मार के, ऐसी बहुत सारी अनगिनत घटनाएं हुई हैं, पर 2 साल के बच्चे को पत्थर मार के, लूट के अंदेशा से पत्थर मारा। उस बच्चे को लगा क्या गलती थी उस मासूम की, क्या गलती थी उस माता पिता की जो कहीं शादी में अपने रिश्तेदार के जाके आ रहे थे। इसलिए समाज ऐसी चीज़ों को पूछेगा कि जब भी आपसे जुड़े हुए, आपसे नहीं जुड़े हुए, या आपके राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपने जिनको आगे किया, कहीं न कहीं इस हित को अनहित में लाते हैं, तो समाज भी सवाल करता है और लोकतंत्र में ये कभी सफल ऐसे हो नहीं सकते। आज चुनाव का समय है, यहाँ पर आप लोग पधारे हैं, स्वागत है। चाय पीजिए, मिठाई खाइए और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बहुमत से बना रही है, डबल इंजन की सरकार बना रही है और ऐसी किसी बातों में आने वाली नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की दशा और दुर्दशा क्या है वो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशी घोषित हो गए। बहुत सारी पार्टियां यहाँ आई हैं अभी, पर कांग्रेस की अभी तक, आज 30 तारीख हो गई, नॉमिनेशन शुरू हो गया, अभी तक 3 प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। और मुझे ये लगता है कि प्रत्याशी शायद घोषित हों या नहीं हो, कोई इसकी गारंटी नहीं है। कांग्रेस का जो निशान है शायद यहाँ रहे नहीं रहे, ये मुझे पता नहीं, मैं क्योंकि उनके अंदर झांकता नहीं हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। पर वातावरण या लोग जो आपस में बात करते हैं, जो मेरे कानों तक आती है, जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि कांग्रेस का सिंबल तो जिले में आने वाला नहीं है, समझौते में चल रही है। अगर ये भी होता है तो जो सरकार के साथ में जो पार्टी के लोग रहे, जो सरकार में थे, भले यहाँ पर जीते हुए नहीं थे, पर हम उनसे भी सवाल करेंगे, कांग्रेस हो या बीएपी हो, बीटीपी हो, उनसे भी सवाल करेंगे कि आपके साथ सरकार में वो भागीदार थे, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी थी जितनी आप सरकार में थे। तो सवाल हम कांग्रेस से भी पूछेंगे, समाज भी पूछेगा, यहाँ का हर वर्ग पूछेगा कि आपके समय में ये सारी चीज़ें हुई। कभी लाइट बिल नहीं बढ़ाएंगे, युवाओं को 3,500 रुपये खाते में देंगे, किसानों का 2 लाख कर्जा माफ़ करेंगे, 18 बार पेपर लीक करके ऐसा कौन सा पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष के लक्ष्मणगढ़ में उन्हीं के परिवार के 12-12 लोग आरएस बन जाते हैं, जहां ऐसी कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। मेरे इस आदिवासी क्षेत्र में ऐसा आटा नहीं मिलता है क्या? ऐसा पानी नहीं है क्या जहां सांचौर में 100 थानेदार बन जाते हैं? तो मैं तो चाहता हूं कांग्रेस की सरकार मुझे भी बताए, मैं भी यहां से मेरे सब लोगों को लेके जाऊं, पानी मिले तो घड़ा लेके जाऊं, आटा मिले तो उस चक्की में जाऊं कि आप भी आटा खाइए और थानेदार बनिए, आरएस बनिए। पर अभी तक मुझे वो चक्की भी नहीं मिली, वो कुआं भी नहीं मिला। यहाँ बीएपी ने, बीटीपी ने पानी के लिए कडाना से घड़े भरे, सर पे रखे, रास्ते में हमारी समाज के साधु संत मेट कोटवाल जितने होते हैं, उन्होंने क्या कहा? नहीं, पानी आ रहा है, गंगा आ रही है। उस पानी को पानी नहीं माना, गंगा माना कि गंगा आ रही है। उन्होंने उसकी आरती उतारी और गेंजी घाटे पे लग जाके उस पानी को रखा। आज भी मेरे 84 का किसान, 84 की जनता देखती है कि वो पानी कहाँ तक पहुँचा है। भारतीय जनता पार्टी के समय में हमने योजना बनाई, कहते हैं कि हमने किया। आज नरेंद्र मोदी जी हर घर नल योजना पहुंचा रहे हैं। अगर वो करना चाहते, चलो आप लोग सरकार में थे, केंद्र सरकार योजना दे रही थी, पर हर घर नल पहुंचे। पर आज भी जहां सागवाड़ा में काम स्टार्ट हो गया, टंकियां बन रही है, जहां अपने आसपुर में बन रही है,
पर डूंगरपुर का क्षेत्र और 84 का क्षेत्र में कहीं भी अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। हम 84 की जनता से आह्वान करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि केंद्र सरकार की जो मोदी जी की योजना है, आप यहाँ कमल के फूल के बटन को दबाइए, डबल इंजन की सरकार बनाइए। पानी की व्यवस्था निश्चित रूप से बहुत जल्दी होगी। भगवान भी इन लोगों से इसलिए नाराज़ हो गया कि आज इस बार बारिश भी नहीं की इनकी गतिविधियों से, इसलिए आज तालाब सूखे हैं, आज कुएँ सूखे हैं। इंसान तो कहीं भी पानी पी लेगा, पर मेरे यहाँ बेजुबान जानवर है वो कहाँ पानी पिएगा। इसलिए इसकी चिंता भी हमको है और निश्चित रूप से इसका करेंगे। आने वाले समय में सिंचाई के लिए भी यहाँ पर एनीकट डैम बने, ऐसी ज़्यादा पोजीशन नहीं है, पर उसका भी क्या प्लान, ओबरी से टर्नल सुराता होकर ला सकते हैं। कडाना का पानी एयरलिफ्ट करके तालाबों में कैसे आ सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आग्रह करेंगे कि गुजरात में जैसी व्यवस्था जल की है, ऐसा मेरे 84 क्षेत्र ही नहीं, मेरे ज़िले में भी पानी की सुविधा हो, ऐसी हमारी भरपूर हमारा प्रयास रहेगा। इस चुनावी समय में निश्चित रूप से जो मैं पिछले 15 दिन से फील्ड में घूम रहा हूँ, लोग बातें करते हैं, मिलते हैं और कहते हैं कि निश्चित रूप से इस बार नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए कई बार छोटे बच्चे हमसे सवाल भी करते हैं, जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कि साहब आपने तो कुछ किया नहीं। कभी मैसेज भी करते हैं साहब आपने क्या किया। तो मैं उन सभी तमाम मेरे छोटे छोटे भाई हैं जो 18-20 साल के हैं, मेरा राजनीतिक जीवन 23 साल का हो गया, सक्रिय राजनीति का, पारिवारिक राजनीति लंबे समय से है, पर सत्ता में रहने का 10 साल का अवसर मिला। जब आपने जन्म लिया होगा और आज बड़े हुए हैं 20-22 साल के, तो आज और उस समय में कितना अंतर था। जिस मोबाइल को आप अपने घर पे चार्ज करते हैं, कम से कम अपने गुरु, अपने माता पिता से ज़रूर पूछिए कि लाइट कब आई थी और किसने लगाई थी। ये जिस स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं, जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस गांव की 10वीं स्कूल कब हुई थी, उस गांव की सीनियर स्कूल कब हुई थी, और वहाँ पर इतना अच्छा खूबसूरत जो भवन जिस स्कूल में आप बैठते हैं वो कब लगा था, वहाँ पर कंप्यूटर कब लगे थे, वहाँ पर लाइट कब लगी थी। इसलिए मेरे तमाम युवा साथियों से कि आप जो भी करें अच्छा करें, सोच के करें और उस दिशा की ओर बढ़े जहां आपका भविष्य बनने वाला है। मेरे कहने से, किसी और के कहने से कुछ नहीं होगा, और ये कलम की इतनी ताकत है कि आपको बहुत बड़ा आदमी बना सकती है। इसलिए आप इधर इधर की बातों से न देखकर उस उजाले की ओर देखें जहां आपका भविष्य बनने वाला है। और राजू भाई को भी आज हमारे यहाँ कार्यालय में आए, तो एक बार जोरदार हम आपका स्वागत करते हैं और इसी तरह आते रहिएगा, चाय पीते रहिएगा और आपका चैनल बहुत आगे बढ़े, ऐसी ऊपर वाले से हम प्रार्थना दुआ भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राजू भाई। ये थे हमारे बीच 84 क्षेत्र के प्रत्याशी सुशील जी कटारा। हमारे साथ बनाए रहिए एकता समाचार के साथ। धन्यवाद। आज हमारे बीच 84 क्षेत्र में प्रचार शुरू हो गया है। इसी बीच हमारे बीच वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के अशोक जी हमारे बीच है। यहाँ संयोजक प्रभारी राजेश जी हमारे बीच है, जिला अध्यक्ष भी हमारे बीच है। हम आपको रूबरू करवाते हैं समाचार के माध्यम से। अशोक जी बताइए, आप यहाँ 84 क्षेत्र में आप आए हो, बताइए। सबसे पहले मैं एकता समाचार राजू भाई आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम 84 आए, हम मेरे साथ में राजू भाई जो 84 विधानसभा के संयोजक हैं, देवीलाल जी महामंत्री हैं, धनराज जी, अनिल जी सरपंच साहब हैं, मेरे साथ में कल्पित जी हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, ईश्वर जी पाटीदार पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, और मेरे साथ घड़ी से बांसवाड़ा जिले घड़ी मंडल के महामंत्री भाई श्री रौनक जी हैं। हम यहाँ 84 में आए तो हमें एकदम पहले के बंदिश पर काफ़ी फिजा बदली हुई दिखी हमें। जिन लोगों से हमने पूछा तो वास्तव में पहले जैसी स्थिति नहीं है। पहले जिस प्रकार यहाँ राजकुमार जी चुनाव जीते और जिस एक विशेष वर्ग का जो उन्होंने घोषणाएं की थी, विशेष वर्गों को जो जिस प्रकार उन्होंने आश्वासन दिए थे, वो चीज़ वो वर्ग उनसे कटा हुआ दिख रहा हमें जो यहाँ देखा वो ऐसा है। क्योंकि इन लोगों का जो विधान बना था, एक बार जिस पर बीटीपी से वो थे तो बीटीपी से उनका विधान बना था, एक बार उम्मीदवार बनता है, दूसरी बार उनको नहीं बनाया जाता, तो उनकी वापस उम्मीदवारी के लिए उन्होंने अपना दल बदल दिया, बीएपी बना दिया।
तो इसके हिसाब से और लोगों का जिस प्रकार उनको सोच है, जिस प्रकार उन्होंने घोषणाएं की थी हम 5वीं पास को नौकरी देंगे, सारी आदिवासी समाज को सुविधा देंगे, तो सारी उस बातों पे वो खरा नहीं उतरे। इसके बाद विकास की जब बात आती है तो विकास तो किया, लेकिन उनका हुआ विकास जिस प्रकार हमने देखा यहाँ ज़मीन 100 बीघा ज़मीन पे उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। इधर मकान का जब मकान नहीं था, जब विधायक बने इसके पहले उनका कोई मकान नहीं था, लेकिन आज मकान सुनने में आया है कि बहुत डबल मकान बना रखा है उन्होंने, 4 मंजिला मकान बना रखा है। तो ये लोगों के निगाह में है, लोग जागरूक हैं और आजकल सब समझदार हैं। जिस हिसाब से उनको वोट मिला था, जिस वजह से उनको समर्थन मिला था, आज वो चीज़ नहीं है। और 84 में हम जहाँ भी देखें, हमारे समाज में कलाल समाज जो हूँ, कलाल समाज के वोट भी सब उनके, क्योंकि कलाल समाज दानी गाँव में दुकानदार है, और क्योंकि दुकान पे जो आता है तो दिन के 100-150 लोग जो आते हैं तो उनसे भी वातावरण मिलता है। तो सारे ओर से भारतीय जनता पार्टी का वातावरण बना हुआ है और यहाँ से हमें पूरी उम्मीद है सुशील जी यहाँ से जीतेंगे। राजू बताइए, चुनावी माहौल चल रहा है इस क्षेत्र के बारे में। धन्यवाद एकता समाचार। जैसा कि अशोक जी ने भी बताया कि यहाँ पूरा फिज़ा बदल गया है, पूरा 84 के पूरे वागड़ में भारतीय जनता पार्टी का पूरा माहौल है। यहाँ पर पूरे कार्यकर्ताओं में जोश है और जिस तरह से पिछले चुनाव में आदिवासी परिवार और उनके लोगों ने हमारे यहाँ के भोले भाले लोगों को जाल में फंसाकर झूठे वादे करके वोट बट रहे थे, वो अब उनसे उब गए हैं, उनकी असली सच्चाई जान गए हैं। और पिछले चुनाव में इन्होंने कहा था कि हम 8वीं पास और 10वीं पास को नौकरी देंगे और आप यहाँ उदयपुर में हम राजधानी बना देंगे, और ऐसी बहुत सी लोक लुभावनी वायदे किए थे जो वायदे अभी पूरे नहीं हुए। और विशेषकर जो 17 सूत्री मांगे की थी आदिवासी परिवार के और अशोक गहलोत के साथ में उन्होंने समझौता किया था, एक भी मांग पूरी नहीं। इससे हमारा एसटी का युवा वर्ग बहुत ही आक्रोशित है, भ्रमित है और चुनाव में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का कमल का खिलेगा। और इस क्षेत्र में जैसा कि नरेंद्र भाई मोदी ने विकास किया है, पिछली सरकार में वसुंधरा सरकार ने बहुत से एड से लगा के जेड तक स्कीमें दी थी, शौचालय, आवास, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, कॉलेज, हर गांव में स्कूल, रोड, पक्के स्कूलों के भवन, स्कूटी और तमाम साइकिल वगैरह। जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बात करती है और सबका साथ सबका विकास की बात करती है और गरीब को गणेश मानकर काम करती है। आने वाले समय में 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी भारी मत से जीतेगी और 140 से ऊपर की सीट है भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे आ रहा है, उससे भी ज़्यादा यहाँ संख्या बढ़कर हम सब कमल खिलाएंगे। और हमारी पूरी 84 की टीम और हमारे पूरे जिले की टीम, चारों विधानसभा यहाँ पर कमल खिलेगा और मोदी जी का जादू चलेगा। जय हिंद, जय भारत। सर बताइए, जिलाध्यक्ष आपको आपकी टीम का क्या कार्यक्रम होगा? यहाँ 84 विधानसभा में जब राजकुमार जी विधायक बने तब उनके साथ में सारे जो युवा पीढ़ी है वो लगी हुई थी और युवा पीढ़ी को उन्होंने गुमराह करके, मतलब यहाँ मैं एक पेशे से एडवोकेट भी हूँ इसी कोर्ट में, मैं देखता रहा हूँ यहाँ युवाओं के बीच में क्राइम बढ़ा है, युवा नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। उनके विधायक बनने के बाद में उनको जो सुधार होने की बात थी वो सुधार तो नहीं हुआ और 8वीं और 10वीं और 12वीं के बच्चे मैंने देखे रैली में जाते हुए, काफ़ी सारों के एक्सीडेंट हुए हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे ये 5वीं पास जो है लड़के पास हो जाए इनको मकान दे देंगे, इन्हें नौकरी दे देंगे, इन्हें इस टाइप से झूठे उन्होंने वादे किए हैं। और अभी तो उनके खुद के, अभी जैसे पहले वो हम आदिवासी हैं, आदिवासी भाई हैं करके वो चुनाव लड़ने आए थे, चुनाव जीते, अब खुद की पार्टी बना दी, आदिवासी परिवार को छोड़ दिया। अभी हमने सुना है कि किसी गुर्जर को टिकट दी, इसका मतलब तो वो खुद ही आरक्षण खत्म कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि कुल मिला के उन्होंने गुमराह करके एक बार आते गए राजनीतिक में, लेकिन अभी जो 84 का जो माहौल बन रहा है, आदिवासी लोग भी समझ गए कि हमको बेवकूफ़ बना के दूसरी पार्टी बना रहे हैं। इनका जो पहले एजेंडा था उसमें फर्स्ट लाइन ये थी कि जो चुनाव लड़ेगा वो वापस चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने ये इस चीज़ की वजह से दूसरी पार्टी बनाई, तो लोग, आदिवासी लोग भी इतना तो समझते हैं कि हमको ये गुमराह कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे सुशील जी ने उनके कार्यकाल में अच्छा विकास कराया। यहाँ पे पंचायत समितियाँ बनाई, चिकली वाला पुल, वो हैंगिंग ब्रिज पुल, ये सारे सेंक्शन जब वो सुशील जी कटारे के नेतृत्व में हुई थी, उनके आश्वासन पे हुई थी, अच्छा विकास का। उसके बाद में जातिवाद के आधार पर वो आ गए, लेकिन बार बार जातिवाद पे कोई पार्टी चलती नहीं है और ये भी नहीं चले। इस बार 84 में कमल का फूल लहराएगा और सुशील जी ऐतिहासिक वोटों से जीत दर्ज करके, ऐसे मेरी कामना है। अशोक गहलोत ने पिछले 5 साल तक केवल होटलों में घूमते रहे और इन्होंने कोई विकास नहीं किया और पिछले 5 महीनों से केवल रेवड़ियाँ बांटने का काम करते हैं और जो इन्होंने महंगाई किट वगैरह देने थे वो सब बंद हो गए हैं अब। और निश्चित तौर पे अशोक गहलोत की सरकार जाने वाली है। जय हिंद।
सबसे पहले मैं एकता समाचार वालों को हमारे इस 84 में पधारने में बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में हम निश्चित 84 में भारतीय जनता पार्टी की कमल के 84 में फूल खिलाएंगे, क्योंकि हमारा ओबीसी और जनरल का जो भी मतदान पूरा हम 90% 90% भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो बीटीपी के विधायक रहे, उन्होंने किसी गांव या किसी गली में या एक लाइट का थंबा नहीं किया, 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई। हम किस बात से उनको वोट दें? हम जीते मरते भी भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आने वाले समय में निश्चित हम इस 84 का कमल खिलाएंगे। यही बात करता हूँ। जय भारत।